जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी 2024 के लिए जीकेजीएस का मॉडल पेपर नंबर 44। इससे पहले के जितने मॉडल पेपर है, अगर आप वो देखना चाहते हो और आप अगर आज पहली बार आए हो वीडियो देखने, तो आपको बता दूँ इससे पहले के जितने मॉडल पेपर है वो सारे मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। टोटल 20 क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जाता हूँ, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। और जब वीडियो एंड हो तो आज के इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना रहा ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आज का इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कम रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये 20 क्वेश्चन अगर आपके सामने दोबारा आते हैं तो आपके 20 में से 20 सही होने चाहिए, क्योंकि आपको अब तक 44 मॉडल पेपर करा चुका हूँ। हर मॉडल पेपर में आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अब तक आपके 880 क्वेश्चन अब तक आपके तैयार हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके लगभग मॉडल पेपर में से मिल जाएंगे। बस आप तो डेली ये 7-8 मिनट का वीडियो एक वीडियो देख लेना और इसको तैयार कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, तख्ते ताउस जिसका दूसरा नाम आपके मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुहम्मद शाह तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता मयूर सिंहासन से, जो मयूर सिंहासन से क्वेश्चन बनते हुए बता देता हूँ। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने, याद रखना। और मयूर सिंहासन के वास्तुकार कौन थे, यानी इसे निर्माण करने वाला कलाकार कौन था? तो उसका नाम था बेबादल खां, याद रखना। दोनों क्वेश्चन है, बेबादल खां मयूर सिंहासन का निर्माण करता था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया आपके पहले, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो उसमें आपके राष्ट्रकूट आपके सही आंसर था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ईस्वी भी पूछी जा सकती है आपको, और इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हुए बता देता हूँ। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेश के प्रथम अध्यक्ष बने थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल से पूछा गया क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये आपका सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है। पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है दूरी के आधार पर? पृथ्वी दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर आती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, निम्न में से कौन एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त, यानी 1 व 2 दोनों, लाल सागर तथा सुएज नहर दोनों ही एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश को वनों का देश कहा जाता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1914 ईस्वी में शिमला में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भारत और चीन के बीच की सीमा जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, उसका निर्धारण किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, भारत और चीन के बीच सीमा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम है। रेड क्लिफ किसके बीच की सीमा का नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम रेड क्लिफ है। डूरंड है आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस नदी की सहायक नदी सतलज नदी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। दिए गए ऑप्शन में जो सिंधु नदी है ये सतलज नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है उसके कारण भारत की कितने % वर्षा होती है? तो भारत की लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी फसल एक खरीफ फसल का उदाहरण है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का एक खरीफ फसल का उदाहरण है। इसके अलावा सरसों, यहाँ पर चना कर रखा था मैंने, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ पर चना तथा अलसी तीनों ही आपके रबी की फसल का उदाहरण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार
किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? ये इंपॉर्टेंट है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड की 2011 की जनगणना के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही थी। एकमात्र राज्य था जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान जनगण मन तथा राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसे अपनाया गया था। भारत के तिरंगे को कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एकमात्र एक इसके साथ एकमात्र तो नहीं, इसके साथ एक दो नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसके अलावा आपकी गंगा नदी, महानदी, कावेरी नदी तीनों ही आपकी डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण आपके गंगा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 वर्ष। जो ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं लेकिन इसमें आप कंफ्यूज होते हो 20, 25, 35 में, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके 25 वर्ष होती है। और साथ ही अब बता ही रहा हूँ तो वो भी बता देता हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल, ये क्वेश्चन पहले बहुत बार बताया लेकिन जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ही आपको याद रहेगा। इनके लिए तो होती है आपकी 35 वर्ष तथा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इनके लिए न्यूनतम आयु होती है आपकी 25 वर्ष। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु आपके 25 वर्ष होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह कितनी पेंशन मिलती है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,50,000 रुपये प्रतिमाह रिटायरमेंट के बाद भारत के राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है। पेंशन वो होती है मतलब रिटायर हो जाता है उसके बाद जिसकी जो सैलरी रहती है उसकी आधी उसे पेंशन मिलती है। तो राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख, तो उसकी आधी आपकी पेंशन होगी। किसी की भी पेंशन पूछी जाए तो अगर आपको उसका वेतन याद है तो उसका आधा कर देना। अब बात वेतन पर आएगी तो बता देता हूँ, पहले भी बताया वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जितना बताऊँगा आपको वीडियो में इतनी बार बता दूँगा आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगी। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन होता है आपके 5 लाख रुपये। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों का वेतन होता है आपके 4 लाख रुपये। और राज्य के राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्य के राज्यपाल का वेतन होता है आपके 3,50,000 रुपये। और बता देता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका जो वेतन होता है वो कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है आपके 2,80,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपये उनका वेतन होता है। राज्य के जो उच्च न्यायालय उनके मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो उनके मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है आपके 2,50,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय में उनका वेतन कितना होता है? 2,25,000 रुपये उनका वेतन होता है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, महान्यायवादी है, इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन होता है आपके 2,50,000 रुपये। तो ये वेतन वाले तो इतनी बार बता दिए तो आपको रट जानी चाहिए ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जिसमें हड्डियाँ अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ जाती है पैरों की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना की थी। चलिए आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या आपके 5 होती है। तो आज का मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और जो शुरू में आपको बात कही थी, अब ये 20 क्वेश्चन सामने अगर आपके सामने दोबारा आते हैं तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और साथ ही इस चैनल पर आपको मैं SSGD के लिए जीके जीएस की जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज है वो भी करवा रहा हूँ। तो आज अगर आप पहली बार आए हो तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, वो भी आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगी।